So, warm welcome to this session. I told you earlier that there is an NCERT series right from 6 to 12. ये जो भी हमारे एक्सपीरियंस हैं सिविल सर्वेंट्स के और भी जो समतुल्य परीक्षाएं हैं उसके लिए NCERT का सीरीज है ये आपके लिए, और ये सीरीज का आज 5th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, घटनाएं हमारे सामने होती है हर रोज़, पर उसका या तो अनुभव नहीं करते हैं, अनुभव करने के बाद भी उसके वैज्ञानिक कारण नहीं ढूंढते हैं। और यदि हम इस बार BPSC की बात करें 60th की, तो 2 क्वेश्चंस आ गए थे आपके कि अगर एक जो है कार में आप बैठे हो, किसी गाड़ी में बैठे हो और राइट साइड में टर्न हो जाए अगर आपकी गाड़ी, तो आप किधर गिरेंगे। और दूसरा सवाल आ गया था कि अगर कोई गोलकीपर है और कोई फुटबॉलर मारता है गोल पोस्ट में गोल, तो गोलकीपर बॉल को, फुटबॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की ओर भी करता है। तो ये घटनाएं होती हैं, पर इसका हम साइंटिफिक रीज़न नहीं ढूंढते हैं। ये लेक्चर ये भी आपको बताता है कि बी केयरफुल द इन्वायरमेंट, अपने परिवेश के प्रति वो सजग रहें और क्यूरियोसिटी रखें, उससे काफ़ी सवाल आते हैं। सो कम टू द एप्लीकेशंस ऑफ द लॉज ऑफ मोशंस, जो हमारे गति के नियम है जो न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं, इसके एप्लीकेशंस पर हम बात करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अधिक आते हैं। तो साइंस एंड टेक NCERT सीरीज 6 to 12 लेक्चर 5. So this one is lecture 5, okay, and applications of laws of motion. So there are 3 laws of motion: law 1, law 2 and law 3. 3 नियम है न्यूटन के गति के, न्यूटन्स लॉज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, 3 नियम है, ठीक है। इनका एप्लीकेशन देखेंगे। तो पहला नियम कहता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इनफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस यू अप्लाई सम फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट। कोई वस्तु अपनी विराम की अवस्था या एक रेखा में समरूप वेग से गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, जब तक कि उस पर भारी बल लगकर उसकी अवस्था को बदलने के लिए बाध्य न करे। दूसरा नियम ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर आरोपित बल का समानुपाती होता है और संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल क्रियाशील रहता है। तीसरे नियम पे आते हैं, ये कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है और क्रिया और प्रतिक्रिया 2 भिन्न पिंड पर काम करते हैं। यहाँ पर बताना देना चाहूँगा इस नियम का सिग्निफिकेंस, थर्ड लॉ का, कि नेचर में हमेशा जो बल होता है वो एक जोड़े में होता है। इन नेचर ए फोर्स ऑलवेज अपीयर्स इन पेयर, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। चलिए हम देखते हैं कुछ फेनोमेनन को जो ये हमारे तीनों नियम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे फर्स्ट सी, हैव यू नोटिस्ड that while catching a fast moving cricket ball, fielder in the ground gradually pulls his hands backwards with the moving ball. जब आप भी क्रिकेट खेलते हो तो जब कैच लेते हो बॉल को तो अपने हाथ को पीछे की ओर करते हो। ये है, इसका क्या कारण है, इसका आपका देखेंगे। ये यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि mv माइनस mu/t ये होता है f। ये हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ। क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि हम करते हैं तो f इंटू टी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा mv माइनस mu। तो ये जो f इंटू टी है, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स बहुत
फोर्स इनटू टाइम, फोर्स बहुत मैसिव रहता है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, और स्ट्रॉन्ग फोर्स को हम कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। क्या बोलेंगे हम लोग? इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स, राइट। ओके, अब क्या है जो इम्पल्सिव फोर्स है, अब देख लीजिए, यदि टी का मान ज़्यादा हो जाए, ये आपका मोमेंटम है, ये भी मोमेंटम है ये। अब सपोज करते हैं कि अगर भी वेग से बॉल टकरा रहा है, अब उसके वेग को जीरो करना है, तभी तो कैच आप ले पाओगे। इसके लिए क्या करते हैं, टी के मान को हम बढ़ाते हैं, टाइम ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज इंक्रीज्ड। जब हाथ को आप पीछे करते हैं तो बल लगने के समय अंतराल को आप बढ़ाते हैं, और ये टी का मान बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये टोटल इसका जो मान होगा एम भी माइनस एम यू बाई टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको क्या कहेंगे, संवेग परिवर्तन की दर। ये संवेग परिवर्तन हुआ एम बी माइनस एम यू, और ये टाइम हुआ, ये संवेग परिवर्तन की दर हुआ। तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए टी के मान को बढ़ाना पड़ेगा, और जब वो दर कम हो जाएगा तो एफ का मान कम होगा। तो जवाब इसका यही है कि आप हाथ को पीछे की ओर इसलिए करते हैं, या कोई कैच लेते समय जो फील्डर होता है हाथ को इसलिए पीछे की ओर करता है कि इम्पल्सिव फोर्स के लगने के समय अंतराल को बढ़ा दिया जाए, टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल ऑफ इम्पल्सिव फोर्स सो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टू बी द मिनिमम, सो दैट द इम्पैक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स टू बी मिनिमम, और सेफली हम कैच ले सके विदाउट गेटिंग एनी इंजरी, किसी भी कोई इंजरी नहीं हो, हम कैच ले सकें। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो सेम चीज़ देयर, टू इंक्रीज द टाइम ऑफ एथलीट्स फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप। अब क्या है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, in a high jump athletics meet, the athletes are made to fall either on a cushion bed or on a sand bed। आप देखेंगे जब हाई जंप आप लेते हो, बार जब क्रॉस करते हो हाई जंप, तो नीचे में आप देखेंगे कि कशन बेड रहता है या फिर बालू रहता है। यहाँ भी वही स्थिति है कि अगर नहीं रहेगा तो फिर आप गिरने के बाद थोड़ा ऊपर उठता है, फिर जो एथलीट जो होता है, यहाँ भी द सेम रीजन इज देयर, टू इंक्रीज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द फोर्थ। जो इम्पल्सिव चूँकि गिरेगा, अगर जंप लेने के बाद गिरेगा तो क्या होगा, स्ट्राइक करेगा ग्राउंड से तो उसको काफ़ी चोटें आएंगी, बल काफ़ी लगेगा। इस बल के इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए टी के मान को बढ़ाना जरूरी है, एंड टू इंक्रीज द value of t so that the rate of change of momentum to be the minimum, and so that the impact of the impulsive force to be the minimum. Again now after high jump, an athlete after making the jump strikes on the sand bed. Next, same thing is there, to increase the time of athlete's fall to stop after making the jump. Next, crockery items are wrapped in paper or straw pieces before packing. आप देखेंगे कोई भी चीज़ आप मंगाते हैं, ऑनलाइन भी आता है या कहीं भी मार्केट से आप चीज़ लेते हैं, ग्लास वेयर्स आप लेते हैं, तो देखिएगा कि क्या है, उसके बीच में पुआल और कुछ पेपर्स को डाल दिया जाता है, राइट। क्यों डाल, यहाँ भी सेम रीजन है कि जो पुआल और पेपर जो रहता है वो बफर्स की तरह काम करता है। और क्या है, बफर्स की तरह काम होने पर क्या होगा, यहाँ भी क्या है कि अगर किसी कारण से टकरा गया तो टकराने के बाद क्या होगा, कम डैमेज हो सके क्रॉकरीज को, टू गिव लिस्ट डैमेज टू द क्रॉकरीज और नो डैमेज टू द क्रॉकरी। नाउ so called the crockery things are wrapped in pieces of paper on the straw. यहाँ भी same reason is there, to reduce the impact of impulsive force by increasing the time interval of action of the impulsive force if there be any collision with the crockery item. Something is there, because paper or straws acts as a buffers. अब देखे होंगे जैसे ट्रेन का ही जो डब्बा, दो बॉगी होता है,
दो बॉगी के बीच में जो कनेक्शन होता है वो भी बड़ा बफर कनेक्शन रहता है, वहाँ भी सेम प्रिंसिपल काम करता है। नेक्स्ट, शेयर, देयर इज वन मोर एग्जांपल। शेयर देयर आर टू स्प्रिंग बैलेंस, दो मान लो कि स्प्रिंग बैलेंस है हमारे पास, दो क्या है हमारा, कमानीदार तुला है, राइट। एक कमानीदार तुला को टेक वन स्प्रिंग बैलेंस और किसी सपोर्ट से फिक्स कर दो, किसी सपोर्ट से फिक्स कर दो और उससे दूसरा कमानीदार तुला भी जोड़ दो, राइट। कहने का अर्थ हुआ कि वन एंड ऑफ द फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस इज कनेक्टेड टू सम फिक्स पॉइंट एंड द फ्री एंड क्या होगा, फ्री एंड को आप पुल करो अपनी ओर, पुल, राइट। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर दिस इज द स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस पहला है ये, this is A, and this is the B spring balance, again this is the spring balance, spring balance। यहाँ क्या हो रहा है कि ये वॉल है, so this is the wall and this is your free end, this is your free end। अब आप इसको खींचिए इधर की ओर, तो क्या होगा, जब खींचिएगा तो ये दीवार भी क्या होगा, इसको खींचिएगा, दीवार भी अपनी ओर खींचेगा। अगर अपनी ओर आप खींचेंगे तो क्या होगा, एक्ट करेंगे तो दीवार भी इस पर रिएक्ट करेगा। एज रिजल्ट क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे और द टू स्प्रिंग बैलेंस गिव द सेम रीडिंग, दोनों में एक ही रीडिंग होगा। याद रखेंगे, व्हेन द टू स्प्रिंग बैलेंस आर कनेक्टेड, one end of the spring balance is supported to some wall and other free end of the second spring balance is pulled, then the two spring balance will give the same reading। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे कि अलग रीडिंग रहेगा, एक ही रीडिंग रहेगा, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड इक्वल एंड अपोजिट, क्रिया प्रतिक्रिया दो भिन्न भिन्न पर काम करता है और एक दूसरे के मान के बराबर होता है। क्लियर हो गया, यहाँ लिखा भी है मैंने, यहाँ पे सी है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, द टू स्प्रिंग बैलेंस शो द सेम रीडिंग, दोनों एक ही रीडिंग देंगे अपने अपने स्केल पे, इसका रीडिंग और इसका रीडिंग दोनों एक ही रहेगा, याद रखेंगे। दिस इज ड्यू टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके पर जो चर्चा हमने क्या किया था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दोनों जो मैंने बताया था आपको, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार हो रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यहाँ क्या हो रहा है आपका, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जो एक्सप्लेनेशन है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके पहले क्या था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसके पहले क्या था, इट्स ऑल्सो द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट कम टू रिक्वायल ऑफ द गन। ऐसे देखिएगा कि बंदूक से गोली निकलती है तो झटका पीछे को लगता है, तो देखिएगा गोली की जो जैसे सपोज करो कोई कलम है, कलम का कैप है, कैप को मान लिया जाए आप बंदूक की गोली, और टोटल जो है आपका कलम के जो कलम है उसको मान लीजिए गन, तो स्वाभाविक है कि गन की मात्रा बहुत ज़्यादा है और गोली की मात्रा कम है। तब गोली जब निकलती है तो ये गोली का निकलना क्या हुआ, एक्शन हुआ, तो पीछे को झटका किस पे लगेगा, बंदूक पे लगेगा। हियर इज सिस्टम ऑफ बुलेट एंड द गन। when the bullet is shot at, right, it is action and this bullet must exert a force on the gun backward direction में, तो पीछे को झटका जो लगता है that is called recoil। It is again according to third law of motion, third law of
मोशन, तीसरे नियम के अनुसार। फिर देखिए नेक्स्ट आइए, ए सेलर जम्प्स आउट ऑफ ए रोइंग बोट। देखिएगा कि जब आपका बोट चल रहा है, नाव है, समुद्र में नाव चल रहा है, तो सेलर जो होगा वो जब ये करता है, उतरता है नाव से, तो क्या होगा, जिधर वो उतरेगा जैसे उसके विपरीत दिशा में वो पुश करेगा। तो आप देख लीजिए, ए सेलर जम्प्स आउट ऑफ ए रोइंग बोट, तो क्या होगा, एज द सेलर जम्प्स फॉरवर्ड, जब आगे की ओर ये करेगा सेलर जो नाविक जो होगा, तो क्या होगा, द फोर्स ऑन द बोट मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं कि नाविक आगे, तो क्या होगा, जैसे आगे जाएगा वो एक्शन होगा, वो एक्शन के खिलाफ क्या होगा, रिएक्शन भी होगा, और फिर नाव जो है पीछे की ओर आएगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर आप देखें, व्हेन ए जेट प्लेन और द रॉकेट मूव्स इन द स्काई, जब आकाश में उड़ता है तो क्या होता है, जैसे आपका देखिए एरोप्लेन है तो उड़ता है, तो आप देखेंगे क्या आएगा कि उसका एरोप्लेन का जो पीछे का जो पार्ट होता है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे फ्यूल रहता है, अब फ्यूल बर्न करता है, और जब बर्न करेगा फ्यूल तो गैस प्रोड्यूस होगा, और गैस जब बाहर की ओर निकलेगा तो यदि एक्शन होगा तो भी क्या होगा, इंजन क्या होगा, शेष जो बॉडी होगा उस पर एक फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से एरोप्लेन आगे में गिरेगा। मतलब क्या हुआ, एग्जॉस्ट जो गैसेज है, गैसेज जो जला, ठीक है, ईंधन जला, फ्यूल जला, गैस निकला, और फिर जब गैस निकलेगा, पीछे और गैस निकलेगा, तो फिर वो आगे एरोप्लेन पे फोर्स लगेगा। दिस अगेन अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो हियर द गैसेज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द combustion of the fuel escapes through the nozzle in backward direction, पीछे की ओर निकलेगा, स्वाभाविक है, जस्ट आई टोल्ड यू, ड्यू टू द एक्शन, एक्शन के चलते क्या होगा, exerted by the engine, the escaping gases exert a force of reaction on the jet or the rocket, जिससे कि वो आगे बढ़ता है। गैस पीछे निकला, एक्शन हुआ, और फिर फोर्स लगाया, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, माइंड इट। एक और देख लें, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ द इट एक्सपीरियंस। देखिएगा कि आपका कारपेट है घर में, और कारपेट को डंडे से आप मारते हैं तो धूल झड़ जाता है। इसका रीज़न क्या है, ये फर्स्ट लॉ है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ राइट, जैसे आपने कारपेट को डाला डंडे पर, तो कारपेट पे आपने बल लगाया, वो मोशन में हो गया, और डस्ट तो क्या होगा, डस्ट उसी से जुड़ा हुआ है, तो चाहता है कि इनर्शिया को बरकरार रखें। तो इनर्शिया क्या होगा कि जब कारपेट को आप मारेंगे तो कारपेट हिले डुलेगा, और डस्ट इनर्शिया को मेंटेन करेगा, और उस इनर्शिया की वजह से क्या होगा, वो डस्ट निकल जाएगा कारपेट से। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हेन ए कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, इट्स बिकॉज ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़ता का नियम। So that's all for the day. Thanks for giving me patience listening.